बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो पास पेपर चल रहा है 2011 का, जिसमें हम इसके पहले जो है वो 50 एमसीक्यूज़ उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब 51 से 55 तक इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 51 है स्टूडेंट्स के ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व। ये हमें एक कर्व दी गई है, ठीक है। ये क्या है? कर्व है और इसका ये पोजीशन वेक्टर डिफाइंड है। और पोजीशन वेक्टर में ये 3 डायमेंशन के अंदर डिफाइंड है। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है और इसका ये जेड कंपोनेंट है। इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सेस होता है, प्लस 2 cos 3t जे प्लस 2 sin 3t के। इस तरह इस वेक्टर को जो है वो लिखा जा सकता है। वे टी इज़ दी टाइम, यानी कि पैरामीटर इसके अंदर जो डिफाइंड है वो टी डिफाइंड है। हमें फाइंड क्या करनी है? वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टी इज़ इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर कैलकुलस का जो है वो क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर क्या है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, किसका डेरिवेटिव लें? ये आर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर ओवर डी टी ये किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फर्स्ट डेरिवेटिव लेके वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। फिर हमने उस वेलोसिटी की वैल्यू है टी इज़ इक्वल टू 0 फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? उसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उस वेक्टर को हम लिख लेंगे, तो वो बेसिकली क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ये वाली जो ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब ये ए ऑप्शन कैसे है इसको हम अगले पेज में देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको जो है वो सॉल्व किया है, जिसमें ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर टी, ठीक है। और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? वी टी फाइंड करना चाहते हैं। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो वेलोसिटी के इक्वल है। तो हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ई रेज टू पावर माइनस टी का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर माइनस टी का डेरिवेटिव -1 आता है, वो इधर माइनस लिख लेंगे। फिर 2 cos 3t है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस साइन, तो माइनस साइन 3t इंटू टी भी आएगा, क्योंकि फिर इस थीटा का भी डेरिवेटिव आता है और वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? -6 बन जाएगा। फिर ये है हमारे पास 2 sin 3t, 2 तो कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? cos के। तो ये cos 3t आ गया। फिर 3t का डेरिवेटिव लेना है और 3t का डेरिवेटिव 3, वो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वेक्टर आ गया जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन हमने वेलोसिटी किसके ऊपर फाइंड करनी थी? टी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करनी थी। तो हम क्या करते हैं? अब जहाँ पे भी टी है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? 0 रिप्लेस कर देंगे। टी की जगह पे 0 को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, ई रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगी? वैल्यू -1 आ जाएगी। साइन 0 0 होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 0 1 होता है तो ये वैल्यू 6। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, -i प्लस 0j प्लस 6k। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो देखो तो ये हमने ए ऑप्शन को जो है वो करेक्ट किया है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 क्या है? द कोऑर्डिनेट सरफेस फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिए गए और गिवन बाय कोऑर्डिनेट सरफेसेस, वो कहता है कि और गिवन बाय कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो हैं वो किस तरह जो है वो दी गई हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं। आर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर आर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये जो बी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है। अब ये कैसे करेक्ट है इसको हम ये देखते हैं सरफेस के हवाले से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप लोगों को पता है कि एक तो पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाता है? एक्स वाई जेड लिखा जाता है।
लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखेंगे तो उसमें जो ऑर्डर ट्रिपल होगा वो क्या है, आर थीटा और जेड होगा। क्या होगा, आर थीटा और जेड की वैल्यू आएगी उसमें। यहाँ पे ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक जो है ये वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये क्या कर लिया। अगर तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं तो आपका ये एक्स वाई और ये ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करनी है तो आपका एक्स वाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये इस प्लेन के अंदर आप एक्स वाई की बजाय आर थीटा लोगे, लेकिन जेड जो है वो दोनों का कॉमन ही है। तो ये जो आर थीटा जेड है ये क्या कहलाते हैं, ये इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, इस एक्स वाई को उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। एक तो ये बात हो गई। तो इस तरह जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो तीन ये कन्वर्जन फार्मूला इसके लिए ये आ गया कि x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज़ इक्वल टू क्या है, z है। दी रिज़र्व फार्मूला फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास दोबारा उसकी कन्वर्जन है। अच्छा, अब वो कहता है एज विद दी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वन फाइंड्स इट वेरी कन्वीनियंट एंड सिंपल टू रिप्रेजेंट मैनी सरफेस यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अगर जब हमें जो है वो क्या फाइंड करनी है, सरफेस को रिप्रेजेंट करना है, तो सरफेस को रिप्रेजेंट करना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बजाय जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसके आगे हम जो है वो एग्जांपल्स भी लेते हैं। अच्छा, एक बात ये याद रखें कि किसी भी सरफेस के लिए एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना जो है वो ज़रूरी है। तीनों में से एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना जो है वो ज़रूरी है। मसलन अगर हम आर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिलेंडर है जो किसके z एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। अब ये देखें, ये आपके पास सिलेंडर है जो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये z एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। और ये कौन सा सिलेंडर है, ये एक सर्कुलर सिलेंडर है। तो अब ये देखें, सर्कुलर सिलेंडर की ये सरफेस जो है वो जनरेट हो गई। तो इसका मतलब r को यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर थीटा को कांस्टेंट रखा जाए, किसको रखा जाए, थीटा को कांस्टेंट रखा जाए, तो ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z एक्सिस विद कांस्टेंट एंगल टू z x प्लेन, यानी कि y इज़ इक्वल टू x प्लेन। तो इस तरह थीटा को कांस्टेंट रख के भी हम जो है वो प्लेन एक सरफेस को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर z इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आप जो है ना वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो है वो अगर सरफेस जो है वो ड्रा करनी है तो आप क्या करोगे, z को कांस्टेंट कर लोगे। इसका मतलब तीनों ऑप्शन जो हैं वो r इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, थीटा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, z इज़ इक्वल टू कांस्टेंट से सरफेस जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं। अब ये तीनों को इकट्ठा जो है वो शो किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स इसके मुताबिक हमारे पास जो ऑप्शन बनती है वो क्या बनती है कि ये तीनों से जो है वो डिफरेंट सरफेस जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। 53 में क्या है, दी मीट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब मीट्रिक का मतलब जो है वो टेंसर के कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास वो ये हैं कि 111, 101, 1R1 या 1R²1। ये स्टूडेंट्स जो पेपर में दिया गया था वो नन ऑफ दीज है। मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने अपनी तरफ से जो करेक्ट है वो लिखा है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये बात की गई है मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक तो ये है कि जैसे मीट्रिक टेंसर, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का जो है वो करना चाहिए। अब इसमें डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर होता है। अब हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें इसको लिखना है पहले, और ये पहले इससे पहले जो थ्योरी मौजूद है उसमें डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो कन्वर्जेंस करते हैं
और इसको इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। अब ये स्टूडेंट्स पूरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को जब जैसे ही मैं टेंसर को स्टार्ट करता हूँ तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सिर्फ शो करना था कि ये देखें, ये इसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे प्रूव किया गया है, और वो है 1r² 1 के इक्वल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इस क्वांटिटी की वैल्यू, ये जो डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे है, इसकी वैल्यू की जो है वो बात करनी है कि क्या इसकी वैल्यू जो है वो एक्स आई के इक्वल आती है, ज़ीरो के इक्वल आती है, और एक्स आई जे के इक्वल आती है, या एक्स आई आई आती है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास डी के इक्वल आती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब यहाँ पे ये देखें, इस डेल्टा को जो है डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है जब आई जे के इक्वल हो, और 0 के इक्वल होती है जब आई जे के इक्वल ना हो। एक तो ये बात है, इसका मतलब जितनी ये डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी जो है वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमने इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये सिंबल्स स्टूडेंट्स आप जो है वो ऊपर भी लिख सकते हो, इनको नीचे भी लिखा जा सकता है। ये आई जे वाली रिप्रेजेंटेशन नीचे आई जे भी आप जो है वो लिख सकते हैं। मुख्तलिफ़ बुक्स में जो है वो मुख्तलिफ ये यूज़ होता है। बहरहाल इसको जब ओपन किया, अब ये देखें यहाँ पे ये डबल समेशन है, आई के हवाले से भी समेशन है और जे के हवाले से भी समेशन है। अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि जे को अगर कांस्टेंट कंसिडर कर लें और आई के मुताबिक इसको ओपन कर लें, तो ये देखें हमने जे को जे ही रहने दिया है। जहाँ पे जे था ये जे है, जे अपनी जगह पे मौजूद है, जे क्या है, अपनी जगह पे मौजूद है। आई के मुताबिक इसकी समेशन लिख ली है। आई के मुताबिक कैसे समेशन, सिग्मा आप लोगों को पता है। आई की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, n पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, अब j की वैल्यू को भी पुट करते जाते हैं। तो इस तरह j को 1 पुट किया तो ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर अब j को जो है वो आप क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं तो प्लस ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एंड सो ऑन, फिर ये nth आ जाएगी। फिर आप ये देखते हैं कि जिसमें i और j डिफरेंट हैं वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये ज़ीरो हो जाएंगी। इसमें ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। इसके अंदर ये टर्म और ये से अगली वाली सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। इससे ये वाली टर्म सारी जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो टर्म्स बचेंगी कौन कौन सी, ये जो ब्लू में मैं कर रहा हूँ ये वाली बचेंगी। पहले में ये पहली टर्म, दूसरे में दूसरी टर्म, तीसरे में तीसरी टर्म, और nth में nth टर्म बचेगी। और इसको हम लिख सकते हैं x11 प्लस x22 प्लस सो ऑन xnn, जो कि लिखा जा सकता है xii के इक्वल लिखा जा सकता है। और यही हमने जो है वो रिज़ल्ट लिखना था। नेक्स्ट है हमारे पास 55 में क्या है स्टूडेंट्स कि ए टेंसर ऑफ रैंक 5 इन स्पेस ऑफ 4 डायमेंशंस हैज़ कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि उसका रैंक कितना हो, 5 हो, और उसकी डायमेंशन कितनी हो, 4, तो उसके कंपोनेंट्स कितने बनते हैं। तो ये इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। क्या उसके कंपोनेंट्स 5 बनते हैं, 4 बनते हैं, 625 बनते हैं, 1024 बनते हैं, कौन कितने बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट है कि इसमें 1024 जो है वो इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। कैसे, ये हमने जो है वो फाइंड किया हुआ है। ये देखें, डायमेंशन ऑफ द टेंसर जो है वो गिवन है, उसको हम m कह लेते हैं और m 4 के इक्वल है। और इसी तरह रैंक ऑफ द टेंसर गिवन है, उसको n कह लें और वो 5 के इक्वल है। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने का ये फार्मूला है m रेज़ टू पावर n, यानी कि 4 रेज़ टू पावर 5। जब 4 रेज़ टू पावर 5 ली तो वो 1024 आ गया, और यही हमारा जो है वो आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे ये वाले जो है वो 5 MCQs का सेट। बाकी अगले MCQs हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।